जिस तरीके से मीडिया, आप सभी मीडिया के साथियों ने अंकिता हत्याकांड का जिस तरीके से इस मामले को उठाया, उसी के कारण ये बात जो है, इस बारे में जो है सीरियसली इन्वेस्टिगेशन शुरू हो पाए हैं। और आप लोगों की भूमिका के चलते एक उम्मीद जगी है समाज में, और उसी के उम्मीद का परिणाम है कि आज ममता बहुगुणा, जो विगत 3 साल पहले जो है जिनकी हत्या कर दी गई थी, वो उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले जो है लगातार न्याय की उम्मीद में घूम रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया, प्रशासन ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन उनको एक भरोसा जगा कि आप लोग जो हैं, मीडिया के लोग, इस मामले को भी अगर हाईलाइट करते हैं, इस मामले को भी उठाते हैं, तो क्या पता हमारी बेटी को जो है न्याय मिल सके, हमें न्याय मिल सके। तो उसी प्रकरण को लेकर के कल जो ममता बहुगुणा है, उनके जो पेरेंट्स हैं और उनके ब्रदर हैं, वो डीजीपी साहब से मिले थे। उन्होंने इसके बारे में सीबीसीआईडी जांच की संस्तुति कर दी है। हम लोग भी अपने स्तर से गृह सचिव से, जो ये उत्तराखंड सरकार के हैं, उनसे मांग करेंगे और उनसे ये सुनिश्चित करवाएंगे कि इस प्रकरण की सीबीसीआईडी जांच हो। दूसरी ओर इस प्रकरण में पुलिस ने अपनी तरफ से एक तरीके से फाइनल रिपोर्ट लगा करके सबमिट कर दी थी। उसको परिजनों ने जो है चैलेंज किया था, री इन्वेस्टिगेशन की उसमें आज ऑर्डर हो गए हैं। उसको एडवोकेट साहब ने हमें अभी बताया है। हमारी अब एक तरीके से ये पूरा केस फ्रेश ढंग से जो है री इन्वेस्टिगेशन होगा। उसमें हम लोगों को आपकी भी मदद चाहिए, आप लोगों की भी भूमिका चाहिए। जिस तरीके से आपने अंकिता हत्याकांड को उठाया, हम लोग चाहते हैं कि इनके परिजनों को भी न्याय मिले उसमें। और जिस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल ने अंकिता हत्याकांड के मामले को लेकर के लगातार उस पर हम लोग बने रहे, उसको लगातार हम लोगों ने उसको किया, उसी तरीके से हमने इस प्रकरण में भी संकल्प लिया है कि इस प्रकरण में भी हम लोग जो ममता बहुगुणा है उनको न्याय दिलाएंगे, उनके परिजनों को न्याय दिलाएंगे, और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने में आप सबकी भूमिका साथ हम लोग जो है इसको सुनिश्चित करवाएंगे। अब मैं जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे भी बोलूँगा कि आपसे ये तफ्तीश से मतलब डिटेल में जो है आपको बताएंगे कि क्या ये पूरा प्रकरण है। जी अंकल, पूरा क्या मामला है और कब का मामला है? सर, 2 अप्रैल 2018 में मैंने इसकी शादी की थी। 8 में सॉरी, हाँ, 2008 में शादी की थी। और उसके बाद ये थोड़े दिन यहाँ घर गांव में रह के और मेरठ चले गए थे। उस समय इसका हस्बैंड जो है हम उसमें रिलायंस में काम करता था। बाद में वहाँ किसी भी तरह से ठीक ठाक अपना चल रहा था, एक बेटी भी हो गई थी, चल रहा था। फिर उसके बाद 2013 में उस समय जो कुछ मेरी हैसियत थी, मैंने उस समय दहेज भी दिया। 2013 में मैं जब रिटायर हुआ तो मैंने अपनी तरफ से उनको 1 लाख रुपए, मेरी बेटी ने कहा कि 1 लाख रुपए अपनी तरफ से दिया, और 1 लाख रुपए मेरी बेटी ने कहा कि पापा हमें उधार दे दो, हमने फ्लैट खरीदना है। तो मैंने उनको दे दिया कि लो 2 लाख रुपए और दे दो, सब फ्लैट खरीद लिया, सब कुछ है। लेकिन अब ये और 2000 से अब वहाँ अब पता चल रहा है कि ये दारू पी के लड़ाई करता था। लेकिन हमारी बेटी ने हमें ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि मैं उसके हार्ट का पेशेंट हूँ, उसकी माँ भी न्यूरो पेशेंट है, इसलिए जो है वो हमें नहीं बताया। बाद में जब इनका झगड़ा हो गया तो वो उससे बात नहीं करती थी, पर हमें नहीं बताया उसने। 2000 इस बीच बड़ी लड़की और छोटी लड़की के बीच 2 अबॉर्शन करवाए इन्होंने, कि वो लड़की थी, सास ने कहा कि लड़की। फिर ये तीसरी जब ये लड़की रही तो सास ने कहा कि इसका भी अल्ट्रासाउंड करा दे, अगर ये भी लड़की होगी तो इसको भी अबॉर्शन करा दे। उसने कहा ना, मैं नहीं कराऊंगी, मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। तो लड़की हुई। लड़की होने के बाद 5 अक्टूबर 2018 को लड़की हुई, और 5 दिन की बच्ची को ये वहाँ से लेके आए मेरठ से, और गाँव में छोड़ दिया है। वहाँ इसका ससुर इतना हरामी है, उसने उसको लैट्रिन में नहीं जाने दिया कि नहीं लैट्रिन में, वहाँ जंगल में जाया कर तो लैट्रिन। वो बीमार आदमी है, सारा ब्लड शरीर से निकल रहा है। उसके बाद जो है 20 दिन वो किसी भी तरह से 3 गाड़ियाँ बदल के हमारे घर आई है। थोड़ी दिन उसको हमने रखा, उसकी माँ ने ज़रा उसको थोड़ा सा नॉर्मल किया, उसके बाद फिर ये लेके आ गए। फिर मैंने उसको अपने हिसाब से, ये लड़की पहले दिन आई है, इज्जत से भेजा। लड्डू मिठाई दी, चावल दिए, कट्टा चावल, जो भी हमारे घरवाली में फॉर्मेलिटीज होती है, ठीक है। उसके बाद तब चल रहा था। लेकिन ये सास ने ये कहा, सास का ये शब्द है कि मेरे बड़े लड़के ने शादी नहीं की, छोटे लड़के की मेरी बेटियां हो गई, मेरा वंश खत्म हो गया है ना। और इसी लड़के के चाह में उन्होंने जो है उसको जो है सब मतलब सारा जो केस है सास ने उसको भड़काया। 1-1.5 साल जब वो घर में रही जो है रहा वो घर में,
कि अगर लड़की नहीं हुई तो इसको नहीं रखना है, हम तेरी दूसरी शादी करेंगे तब लड़का होगा। तो किसी भी तरह से वो उसने 25 नवंबर 2019 को मैं 2 बजे तक वहाँ था। अगर मेरी लड़की ने वो जेठ भी था वहाँ, जेठ भी आया हुआ था, अगर मेरी लड़की कुछ उनके साथ हो गए तो मुझे बताते कि आप आ गए हैं यहाँ, ये इस तरह से वो मुझे छोड़ने के लिए भी गया 2 बजे आधे रास्ते तक। तो चलो अपने माँ बापों के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने नहीं बताता तो वहाँ पे बता देता कि सोच जी थोड़ा ममता जरा भाई के या माँ बापों के मुँह लग रही है, जैसे मतलब कुछ हमें जो है थोड़ा सा सूचना मिलती है। और उसके बाद जो है रात को ये सूचना है कि रात को उसने सबको खाना खिलाया, वो जेठ ने भी, ससुर ने भी, सास ने भी, सबके साथ जो झगड़ा वो रोती रही जो है, वो रोती रोती जो है उसने खाना बनाया, सबको खाना खिलाया, अपने आप इन्होंने सब ने खाना किया। इस हस्बैंड ने ये सास ने ये नहीं कहा कि बेटा तुम भी खाओ खाना, मैं वो भूखी सोई। उसके बाद उसने छोटी लड़की को उठाया और अपने माँ बापों के कमरे में चला गया सोने के लिए। बड़ी लड़की को कहा कि चलो तू भी हमारे साथ सोने के लिए चल। उसने कहा ना मैं तो मम्मी के साथ सोऊंगी। वो दोनों एक कमरे में सो गई। रात को इन्होंने पता नहीं क्या किया उसका। और सवेरे रात 1:30 बजे लड़की के स्टेटमेंट है कि 1:30 बजे मेरी नींद खुली, माँ पलंग में नहीं थी। मैं वहाँ देखा दादा दादी सोए हुए थे, पापा सोए हुए थे, छोटी बहन सोई थी। मैंने ये सोचा कि मम्मी भी यहीं कहीं होगी। उठ के मैं गुस्से में आ गई कि इन्होंने मुझे अकेला छोड़ा दिया। 5 बजे उठी वो कि पापा मम्मी कहाँ है, मम्मी कहा कि यहीं होगी, कहीं देख ले, कहीं नहीं, पूछा सो जा भी। फिर 6 बजे उठी वो, उसने कहा पापा मम्मी नहीं है कि यहीं होगी, तू नॉर्मल हो जा, फ्रेश हो जा, तो स्कूल गए। उसको नाश्ता बनाया घर का, देखो सर सदस्य घर का गायब है ना। और उसको बच्चे को टिफिन बना के स्कूल भेज दिया है। और स्कूल तब मुझे 8:30 बजे टेलीफोन कर रहे हैं। तब तक मेरा बड़ा बेटा स्कूल चला गया था, ये भी तैयार हो रहा था, ये भी निकल ही रहा था, निकला भी नहीं था घर से, इसने सुन दी थी बात। टेलीफोन आया कि ससुर जी ममता भी आई वहाँ। मैंने कहा नहीं यहाँ तो नहीं आई। कि क्या हुआ? कि ममता 5 बजे से गायब है और ये काटते। फिर मैंने सास को कहा, उसने कुछ नहीं कहा। जेठ को क्या टेलीफोन, उसने कहा ऐसे ऐसी बात थी, कल हमारी थोड़ा बोलचाल हुई है। और वो तो मैंने कहा क्या हुआ? तुमने सबसे हरामी आदमी तू ही है। उसने भी टेलीफोन काट दिया। उसके बाद मैंने अपने बड़े बेटे को ये तो चला गया ढूंढने के लिए, ये तो निकल गया। उसके बाद मैंने बड़े बेटे को, वो तो करीबन 24-25 किलोमीटर इंटर कॉलेज में टीचर है, उसको टेलीफोन किया। उसने कहा पापा आप घबराइए मत, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। मैं तो घबराहट, वैसे उसकी माँ न्यूरो पेशेंट है। तो उसने कहा आप घबराना मत, दोनों मैं आ रहा हूँ। उसने विधिवत छुट्टी लेके और तो वहाँ गया। फिर उसने घर में आया, घर में हमें सांत्वना दी। और उसके बाद वो फिर वहाँ कोतवाली में रिपोर्ट तो देखे साहब इनके घर का सदस्य गायब है। और इन्होंने इनकी आज तक कोई FIR गुमशुदा रिपोर्ट नहीं है। गुमशुदा रिपोर्ट भी 11:30 बजे 26 तारीख को मेरे लड़के ने आके दिखवाई है। और उल्टा जो है हमें प्रेशर डाल रहे हैं, मेरे बेटे को थाने में डरा रहे हैं। वो एक विनय कुमार था, वो डरा के प्रेशर की लिखो इसमें कि हम सेटिस्फाई हैं इस जांच से। उसने कहा हम जांच से सेटिस्फाई नहीं है। उल्टे मेरे बेटे को धमकी दी थी उसने, नरेंद्र सिंह बिष्ट ने कि जो ज़्यादा बोलेगा तो मैं यहीं तुझे उल्टी सीधी धारा लगा के तुझे बंद करवा दूँगा। नरेंद्र सिंह बिष्ट कौन है? वो जो कोतवाल था वहाँ का तत्कालीन कोतवाली का है। फिर भी इसलिए डाल रहे थे कि वो सब जो है उनको पॉलिटिकल प्रेशर था ऊपर से कि चाहे इस केस को किसी भी तरह से आगे मत बढ़ाना। सर इस केस की जो बारीकियां हैं ना वो सारी मुझे पता है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। और बारीकियां सर, क्योंकि मैं इस केस में बहुत जगह मैं खुद घूमा हूँ, मतलब इस केस में हर जगह मैं गया। इस केस में छोटे से जो कुछ भी काम करना था वो मैंने किया। भले बड़े भाई ने इसमें FIR बड़े भाई के नाम से दर्ज है, लेकिन मैंने सारा इस केस में जो भी मुझसे मतलब इधर उधर जहाँ भी जाना होता था, जिस भी नेता से मिलना होता था, जिस भी अधिकारी से मिलना होता था, मैं जाता था। तो इस केस की जो बारीकियाँ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस केस में सर जब हम लोग उस दिन जब ये 26 नवंबर 2019 को जब ये घटना हुई, तो जब हम ढूंढते ढूंढते उसको चौराहे से श्रीनगर की तरफ आ रहे थे, तो नैथाना पुल है सर, वहाँ पर नैथाना पुल में एक जोड़ी चप्पल मिले। और बाद में जब हम उसको फ़ोन किया, उसके हस्बैंड को फ़ोन किया, तो वो चप्पल उन्हीं के घर की थी। लेकिन वो चप्पल लेडीज़ चप्पल नहीं थी सर, वो जेंट्स चप्पल थी, 7-8 नंबर की चप्पल थी और इन्हीं के घर की थी। तो जब मैं थाने में गया, उसके बाद जब कोतवाली में गए
तो कोतवाली में जब उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने ऐसे उनको घटनाक्रम के बारे में बताया, तो उन्होंने बोला चप्पल लेके आओगी। देखिए पुलिस की पहले दिन से मैं आपको गंभीरता दिखाता हूँ इस केस में कि मुझे बोला गया, जबकि उनको मेरे साथ कोई सिपाही भेजना चाहिए था कि वो चप्पल लेने के लिए, मुझे बोला उन्होंने कि चप्पल लेके आओ, ठीक है। और मैं वो चप्पल सर जब मैं गया वहाँ तो मैं उनके बोलने पे वो चप्पल लेके आ गया और मैंने वो बैग में रखे और उनको उनके सामने रख दिए फिर वो थाने में जाके। तो उन्होंने उनके जो ससुराल वाले थे इसके हस्बैंड को और इसके जेठ को बुलाया और पुष्टि करवाई उनसे, मतलब पूछा कि ये चप्पल की तुम्हारी है कि, तो ये जब ये क्लियर हो गया कि ये चप्पल मतलब उसी के घर की किसी सदस्य की थी वो चप्पल, तो मतलब उस दिन भी वो चप्पल उन्होंने कस्टडी में नहीं लिए सर। मुझे बोला कि ये मैंने उनको जब ये पूछा कि ये चप्पल का क्या करना है, तो उन्होंने बोला ये लेके जाओ कि हमने क्या करना है इसका। ये श्रीनगर कोतवाली ने के लोगों ने बोला, मतलब पुलिस वालों ने बोला कि ये चप्पल लेके जाओगी, तो वो चप्पल मैं घर ला गया। फिर मैं 40वें दिन जब एसएसपी महोदय से मिला वहाँ पर, तो उन्होंने, मैंने जब उनसे बोला कि वो जो मतलब उसको एविडेंस के तौर पे पेश किया जा सकता था उस चप्पल को, तो उन्होंने सर 40वें दिन जब थाने श्रीनगर थाने में फ़ोन किया, तब जाके उन्होंने 40वें दिन वो चप्पल कस्टडी में लिए, जो कि इस प्रकरण में, इस मामले में एकमात्र एविडेंस था और इस एविडेंस को वो कोर्ट में भी पेश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया सर ऐसा। उसके बाद सर हम बहुत जगह भटके, बहुत जगह मतलब गए, एसएसपी से लेकर मैं पुलिस महानिदेशालय तक आया। इन लोगों ने भी फॉर्मेलिटीज़ की। ये जो इस समय डीजीपी हैं वो उस समय एडीजी हुआ करते थे, तो उन लोगों ने भी खाली फॉर्मेलिटीज़ की। इस केस में सर मतलब बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने जब उनके हाथ पांव जोड़े, तब जाके उन्होंने घर में दबिश दी हमारे बोलने पे, जबकि ये पुलिस का काम है। इतना तो मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं भी जानता हूँ, तो ये क्या पुलिस को नहीं पता कि उनको क्या करना है? फिर जब मैं उनसे एसएसपी महोदय से मिला, उनसे रिक्वेस्ट की, एसडीआरएफ, हमने ये सोचा था कि शायद सुसाइड किया होगा, तो एसडीआरएफ की टीम और जल पुलिस भी हमारे हाथ पांव जोड़ने पे बुलाई उन्होंने, और खाली फॉर्मेलिटीज भी हैं। वो बोल रहे हैं कि हमने पूरी मतलब तहकीकात की, हमने पूरी जांच की, हमने पूरी कोशिश की। मैं बताता हूँ कैसी कोशिश की। जब एसडीआरएफ की टीम और जल पुलिस की टीम नदी में ढूंढा करती थी, अलकनंदा नदी में नैथाना पुल के नीचे, तो वो क्या करते थे सर, राफ्ट चलाते थे। ऐसा लग रहा था उनको देख के कि राफ्टिंग जैसे बोटिंग नहीं होती वैसे करते हैं। जैसे उनके पास एक कांटा हुआ करता था, उस कांटे को घुमाते थे, फिर वापस आ जाते थे। उसके बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि डाइवर्स मंगाइए, आपके पास ऐसा कोई सिस्टम होगा, सोनार सिस्टम या कुछ ऐसा हो जिससे नदी के नीचे आप पता कर सकते हैं। उन्होंने बोला हमारे पास नहीं है ये सारी चीजें, और अगर होगी भी तो आप बात कर लो कि उच्च अधिकारियों से, ऐसा बोला उन्होंने मुझे। 10 महीने बाद उनकी लाश मिली जी जी। ससुराल वालों का क्या था? ससुराल वालों का सर 10 महीने बाद जब लाश मिली, तो ससुराल वालों का उसमें मतलब उन्होंने उसमें भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई अपनी तरफ से, मतलब जबकि पुलिस ने, कोतवाली ने महिला थाने को ये ट्रांसफर हो गया था ये केस, और उन्होंने उनको फोन भी किया, वो देखने तक नहीं आई उस लाश को। और जब हमें भी पूरी उम्मीद थी कि शायद उसी की लाश हो, मैंने लिख के दिया कि इसकी डीएनए करवाया जाए, लेकिन जब डीएनए करवाया गया तो सर सबसे बड़ी बात यह कि मैं आपको बताता हूँ, उस डीएनए में भी हमको डाउट है। क्यों है कि वो जो सैंपल था, डीएनए सैंपल, वो 15 से 20 दिन कीर्तनगर थाने में रहा और उसको तुरंत ट्रांसफर नहीं किया गया उस सैंपल को। हमें पूरी उम्मीद थी कि शायद यही बॉडी होगी, लेकिन सर वो डीएनए भी नहीं हुआ ढंग से। उसमें क्या हुआ कि पहले पिताजी का सैंपल लिया उन्होंने, जबकि दोनों के सैंपल जाने चाहिए थे, उसमें नहीं लिए उन्होंने दोनों के सैंपल, मतलब एक एक करके भेजा। फिर उसकी रिपोर्ट वो पेंडिंग होती गई। सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि वो जो सैंपल है उसका, वो इतने देर तक कीर्तनगर थाने में क्यों रहा? हमें तो पूरी उम्मीद थी, इसीलिए तो हमने लिख के दिया उसमें कि भाई डीएनए, उसका डीएनए करवाओ आप। वो तो हुआ सर। दूसरी बात की मैं आपको बताता हूँ, जो चप्पल थे एक एविडेंस के तौर पे उनको पेश किया जा सकता था। मैं आपको बताऊं, उन चप्पलों में भी सर, उन चप्पलों के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए उन्होंने, डीएनए फिंगरप्रिंट्स। कम से कम मतलब उस जगह की तो जांच हो सकती थी जहां पर वो चप्पल मिले थे, कुछ नहीं हुआ ना उन्होंने सर। डीएनए में क्या है? डीएनए मैच नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। उसकी बोला सर, हमने बोला, मेरे को जो डाउट था हमने लिखित में आई हमारे पास, हमने बोला कि इसके आप एक बार फिर से डीएनए करवा दीजिए, तो उन्होंने बोला कि अब नहीं हो सकता, कि अब नहीं होगा। कि
सुनने में ये भी आया कि धन सिंह रावत जी उनका क्या रोल रहा? उनका सर ये रोल था कि धन सिंह रावत श्रीनगर के स्थानीय विधायक हैं, तो उन्होंने उनके कुछ कार्यकर्ता हैं वहां पर जो उनके लिए काम करते हैं, जो उनके राइट हैंड है मतलब वहां पर, तो उनके थ्रू जो उस समय कोतवाल थे, बिष्ट जी थे कोतवाल, नरेंद्र बिष्ट जी, उनको फोन जाता है कि आप इस केस को देख लीजिएगा। तो मतलब उसी दिन से वो केस दबाना शुरू कर दिया था उन्होंने। जब भी मैं थाने में जाता था तो मुझे उल्टा सुल्टा बोल के मेरे घर वालों को डरा धमका के वापस भेज देते थे। विनय कुमार जी ने तो जो वहां पर दरोगा हुआ करते थे उस समय, उनकी हरकत में बताता हूँ। एक दिन उन्होंने क्या किया, मेरे को बुलाया थाने में, बोला कि केस के संबंध में बात करनी है कि मैं चले गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि देख एक काम कर, तू लिख के देखी कि तुम जहां से इसमें सेटिस्फाई होगी इस केस में। मैंने कहा क्यों लिख के दूं मैं? तो मेरे साथ हाथापाई करने लग गया। मैं बड़ी मुश्किल से उस दिन मतलब थाने से अपना हेलमेट छोड़ के उस थाने से बाहर आया और फिर तब मैं बाद में गया उस हेलमेट लेने को। ये हरकतें हैं सर पुलिस की। और उन्होंने मतलब आज तक मतलब कुछ नहीं, इस केस में जैसे कार्रवाई होनी चाहिए थी कुछ नहीं हुआ। देखो सर, ये केस गुमशुदगी के एंगल से दर्ज हुआ था और उन्होंने बोला था कि धाराएं बदल जाएंगी, कि बाद में बेवकूफ बनाया हमें, धाराएं बदल जाएंगी। कहाँ बदली धाराएं? हम बार बार जाते थे उनके पास धाराएं पूछने के लिए, वो उनको बेवकूफ बनाते थे। अब सर गुमशुदगी के एंगल से जांच जब हुई तो मतलब उन्होंने की, पूरी गुमशुदगी के एंगल से जांच हुई। उसके बाद जब हमने बोला कि भाई गुमशुदगी के एंगल से जब आपको नहीं हो रहा है तो कम से कम सुसाइड और मर्डर के एंगल से देख लीजिए। भाई सुसाइड के एंगल से तो देख ही सकते थे जब वो एविडेंस मिला था चप्पल। वही वहां पर जीवीके का जो पानी था अलकनंदा का, वो रुकवा सकते थे। मैं आपको बताता हूं, जब उस अलकनंदा का पानी रुकता है तो पूरी नदी साफ हो जाती है नीचे। तो क्या उनको एविडेंस नहीं मिल सकता था? क्या नहीं किया उन्होंने सर? फिर हम मतलब अगर सुसाइड होता तो उसमें बॉडी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। हमें पूरी अब ऐसा लग रहा है कि इस केस में उसने मतलब हो सकता है इन लोगों ने उसका मर्डर किया और कहीं लाश को ठिकाने लगा दिया हो। लेकिन ये बात तो सर मैं कल जब डीजीपी साहब से मिला तो उन्होंने मुझे बोला कि एविडेंस तो है ही नहीं। तो मैंने कहा सर एविडेंस इकट्ठा करना किसका काम है? मैंने बोला ऐसा उनके सामने। तो सर एविडेंस इकट्ठा करना पुलिस का काम होता है। तो जब वो एविडेंस ही इकट्ठा नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा सर उनको? और हमें तो पूरी उम्मीद है, मतलब मैं आपको आज भी बता रहा हूँ 3 साल होने वाले हैं इस केस को। मैं आज भी बता रहा हूँ, थोड़ा सख्ताई से पूछताछ हो जाए ना तो वो उगल देंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हमारी बेटी भाई हमारी बहन को तो जो होना था हो गया उसके साथ, पर ये घटनाएं जो है ना उत्तराखंड में ऐसी बन रही है, क्राइम की घटनाएं, अंकिता जैसे केसेस, अंकिता जैसे मामले जो है ना वो उत्तराखंड के बहुत सारे घरों में है, लेकिन पुलिस कभी भी गंभीरता से नहीं लेती है। और सबसे बड़ी बात यह है सर, बीजेपी के तो स्थानीय विधायक ने ये काम करवाया है और देवप्रयाग का जो हमारा विधायक है विनोद कंडारी, उसको भी हमने फोन किया लेकिन उसने भी फोन काटे। तो बीजेपी की तो मतलब ये हालत है, बीजेपी पार्टी से तो हमें उम्मीद ही नहीं थी। सबसे बड़ी बात थी कि मैं कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता भी हूँ सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेसियों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैंने उनके लिए काम किया, मैंने मंत्री जी के लिए काम कर रखा है सर, उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। मतलब कि मैंने उनको इतना बोला कि यार कुछ कर लो इसमें, भाई महिला से जुड़ा मामला है, संवेदनशील मामला है, मैं ये थोड़ा बोल रहा हूँ कि तुम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग भी मेरे साथ खड़े नहीं हुए। आज अंकिता के घर में लोग जाके मतलब उसके घर में जाके मतलब अपना पॉलिटिकल अपने पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन इनको क्या इतना होश नहीं था कि अंकिता ही जैसे केसेस है इसमें, मैं चाहता हूं कि अंकिता को भी मतलब अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन क्या अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, हर उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए उत्तराखंड की है। मतलब हमारी उत्तराखंड की बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा और तुम राजनीति करते जाओगे मतलब हर चीज में। मतलब आज कांग्रेसी बीजेपी हो चाहे कांग्रेसी हो, मतलब एक एक करके सब जा रहे हैं उनके घर में, तो क्या और औरों के घर में नहीं जा सकते हो? और लोग परेशान नहीं है क्या उत्तराखंड में? और भी तो ऐसे घर हैं जहाँ मतलब ऐसी घटनाएं, उनके घर क्यों नहीं गए? और जब मैं सर से मिला आज सुबह जाके, उत्तराखंड क्रांति दल के, मतलब उन्होंने बहुत गंभीरता से इस मामले को लिया और मतलब तुरंत आज तक मैं कोई संपर्क नहीं कर पाया इन लोगों से, लेकिन जब उन्होंने सुना तो उन लोगों ने मतलब उत्तराखंड क्रांति दल ने हमारी तुरंत मतलब हमारी मदद करने के लिए तैयार हुए। तो ये हाल है सर इन राष्ट्रीय पार्टियों के। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है ना, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी बातें उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। और जब धरातल पे कुछ करना होता है तो सब मतलब राजनीति हो रही है खाली बेमतलब की। तो ये हाल है सर। हमारा मानना ये है सर, हम डीजीपी साहब से मिले वहां जाके, हमारा सिर्फ हमारी 2 मांगे हैं इसमें, हमारी बहुत बड़ी मांगे कुछ नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि किसी को फांसी दे दो या किसी को कुछ कर दो, हम ये बोल रहे हैं कि इसकी CBCID जांच करवाओ,
जांच, मतलब इसको आज इन्होंने पुलिस वालों ने इसमें एफआईआर लगा रखी थी, और एफआईआर आज ये खबर भी मिली है हमें, हमने प्रोटेस्ट पिटीशन लगा रखी थी कोर्ट में, कोर्ट से हमें ये खबर मिली है कि मैडम ने वो रिवर्ट कर दिया है, वो मामला रिवर्ट हो गया वो मामला। लेकिन सर हम कल डीजीपी साहब से मिले, हमारी सिर्फ ये मांग थी उसमें कि कम से कम प्लीज उसमें आप सीबीसीआईडी री इन्वेस्टिगेट कर दीजिए उसको, और जो पुलिसकर्मी, जो अधिकारी जिन्होंने इस केस को मतलब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, इस केस को खराब करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करें। तो डीजीपी साहब ने ये तो बोल दिया था कि संस्तुति मैंने कर दी है, लेकिन वो संस्तुति अभी शासन को जा रखी है, अभी शासन उसमें क्या करता है ये हमें पता नहीं है। तो सर हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस केस में मतलब गहनता से और ठीक ढंग से जांच हो बस। इसमें एक आप लोगों की ओर एक ध्यान हम और दिलाना चाह रहे थे, ये 3 दिन पहले हमने इस केस के बारे में अपने फेसबुक पे डाला था। 3 दिन पहले आप इसको देख सकते हैं। हमने इस पर लिखा था कि भाई श्रीनगर चौराहे से ममता बोगनों को गायब हुए 3 साल हो गए, उनके माँ बाप और भाई की रुआंसी आंखें उन्हें आज भी तलाश रही हैं। ससुराल वालों पर सीधा आरोप, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, किससे करे सवाल। अब आप ये देखिए कि जो पौड़ी पुलिस है वो कितनी संवेदनहीन है, एक तरीके से ये गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं। पौड़ी पुलिस ने इस पर एक पोस्ट डाली इसके कमेंट बॉक्स में, पौड़ी गढ़वाल पुलिस उत्तराखंड के आईडी से इस पर एक पोस्ट आई, जिसमें ये लिखते हैं कि उक्त प्रकरण में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से डीएनए मिलान की रिपोर्ट आनी शेष है। जनपद पुलिस द्वारा गुमशुदा की तलाश जारी है, लगातार जारी है। इन्होंने फाइल क्लोज कर दी मई 2021 में एफआईआर लगा के। ये जो डीएनए मिलान की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट भी आ गई कि साहब वो महिला जिसको ये बता करके सुपुर्दे खाक किया गया था कि भाई ये ममता बोगना है, डीएनए में ये रिपोर्ट आई कि वो जो बॉडी थी वो किसी और महिला की। लेकिन ये पौड़ी पुलिस की आप संवेदनशीलता या लापरवाही या क्या कह लें कि ये पोस्ट में ये डालते हैं कि अभी डीएनए रिपोर्ट ही नहीं आई, मतलब वो भी मई 2021 से इन्होंने अपनी पोस्ट तक अपडेट नहीं करी, और एज इट इज पोस्ट जो है हमारी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में डाल दी। तो या तो ये जनता को, जो लोग पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, पोस्ट देखते हैं, उनको गुमराह करने की बात है, और या फिर ये खुद ही अपडेट नहीं है, इन्हें खुद ही पता नहीं है ये केस में चल क्या रहा है। तो हम लोग ये मांग करते हैं मीडिया से भी और सरकार से भी कि जब इसके री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर अब हो चुके हैं, इसको बिल्कुल फ्रेश ढंग से इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। और मीडिया के साथियों से भी मेरा निवेदन है कि इस केस पे प्लीज़ आप उसी तरीके से नज़र बनाए रखें जिस तरीके से आपने अंकिता हत्याकांड को लेकर के आवाज़ उठाई है। और हमें उम्मीद है कि ये जो दोषी हैं इनको जरूर सजा मिलेगी, और वही हमारी एक तरीके से श्रद्धांजलि भी होगी ममता को। री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कोर्ट ने कर दिए, आज कर दिए हैं। और हमारी कल डीजीपी साहब से मिले थे परिजन, तो डीजीपी साहब ने भी संस्तुति की है गृह सचिव को कि इसकी सीबीसीआईडी के ऑर्डर किए जाएं जांच के। हम लोग भी गृह सचिव से अभी बात करेंगे कि इसकी सीबीसीआईडी जांच कराना सुनिश्चित करें, तो इसको ठीक से री इन्वेस्टिगेट करें। और आप ये लगा लीजिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि जिस घर में ममता बोगना ब्याई गई थी, उन लोगों ने कोई तहरीर तक जो है थाने में नहीं दी। कितनी बड़ी लापरवाही है। एक झूठी शिकायत पे पुलिस जो है पूरे परिवार को बुक कर लेती है, जरा से झूठे मामले में कि दहेज हत्या का लगा लो, पूरे फैमिली को बुक कर लेंगे। लेकिन इस मामले में आप ये लगा लीजिए कि पुलिस एफआईआर लगा देती है, और इसमें सीधे सीधे जो स्थानीय नेता हैं, स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय मिनिस्टर हैं वहाँ के, उन सबकी सीधी मिलीभगत है। क्योंकि ये जो हत्यारे हैं, ये जो हत्यारों का परिवार है, ये सीधे सीधे जो प्रभावशाली और सरकार में शामिल लोगों से, इनसे, इनके और जो उनके नज़दीकी लोग हैं उनसे सीधी उनका गठबंधन है, और इसी चक्कर में जो है इस मामले को प्रभावित किया है। तो हम लोग जिस विवेचना अधिकारी ने इसकी जांच की है, जो उस समय स्थानीय कोतवाल था नरेंद्र सिंह, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ सर, मैंने आपको ये बात बताई, मतलब मैं ध्यान नहीं आया मेरा। उत्पीड़न, जो उसके उत्पीड़न का सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि इसकी 2 लड़कियां थी। इसकी 2 लड़कियों के बीच इसकी दो बार ये और प्रेग्नेंट हुई थी, और वो भी लड़कियां ही थी। तो जब इन लोगों ने, ससुराल वालों ने बेटे की चाह में सर उन 2 लड़कियों का एबॉर्शन करवा दिया था। ममता पे दबाव बना के उन 2 लड़कियों का एबॉर्शन करवा दिया था। अब ये चौथी लड़की को भी दबाव बना रहे थे कि इसका भी एबॉर्शन करवा दे, तो ममता ने साफ मना कर दिया था
कि मैं इस समय, वो कमज़ोर भी, शारीरिक रूप से कमज़ोर भी हो गई थी और उसको लगातार ये मानसिक यातनाएं दे रहे थे। तो उसने मना कर दिया था उस समय। और जब ये बेटी का जन्म हुआ, उसका चौथी बेटी का, तो उसके बाद इन लोगों ने मतलब ये लोग उसको तरह तरह से उसको परेशान कर रहे थे, मतलब ये लगातार उसका उत्पीड़न कर रहे थे। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि मतलब ये सबसे मेन कारण था उसका, ये जो भी हुआ उसके साथ गायब होने का सबसे मेन कारण यही था। और वो बहुत ही मानसिक तनाव में थी उस समय। उसने आपको बताया? सर ये मैं आपको बताऊं, मतलब छोटी मोटी बातें ऐसी थी, छोटी मोटी बातें हमसे ही बताती थी, लेकिन बड़ी बड़ी बातें ऐसा होता है कि मतलब हम मेल लोग हैं, पुरुष लोग हैं, इसलिए बड़ी बातें, बहुत सारी बातें लड़कियों की ऐसी होती है वो शेयर नहीं करती। लेकिन उसने माँ से बहुत सारी बातें शेयर की थी। लेकिन माँ लोग इसलिए डर गए कि हमारे पुरानी परंपराओं में क्या होता है, मायके वाले ससुराल वालों से डरते हैं। तो माँ ने भी खुला होकर कभी हमें नहीं बता पाई ये बातें, लेकिन मानसिक यातनाएं उसको मिल रही थी और उसको ये लोग परेशान कर रहे थे, जो कि उसके गायब होने का सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण यह है कि बेटे की चाह में ये लोग उसको परेशान कर रहे थे।